Nonviolent Communication, A Language of Life. Book by Marshall Rosenberg. Introduction. आप लोगों को चोट पहुंचाए बिना उनसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या इस बेरहम दुनिया में लोगों के लिए एक दूसरे की ओर दयालु होना पॉसिबल है? आप अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को दूसरों को कैसे बताते हैं? आप खुद से प्यार और अपना ख्याल कैसे रखते हैं? ध्यान दें कि ये सवाल कैसे दूसरों के साथ आपको इन्वॉल्व करते हैं। इस दुनिया में क्रिटिसिज्म और मार-धाड़ आम हो गई है। अभी भी हमारे लिए एक दूसरे की ओर दयालु और काइंड होना पॉसिबल है। यह बुक आपको नॉन-वायलेंट कम्युनिकेशन (NVC) और इसे अपने जीवन के अलग-अलग पहलू पर कैसे अप्लाई करना है ये सिखाएगी ताकि आप दूसरों पर दया कर सकें। इस बुक के जरिए आप दूसरों को बिना सख्ती से जज किए देखना शुरू कर देंगे और जैसे वो हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। आप उन्हें सुनना शुरू करेंगे और उनकी असली फीलिंग्स और ज़रूरतों को समझेंगे। आप दूसरों में अच्छाइयाँ देखने लगेंगे और उनकी तारीफ करेंगे। NVC की प्रैक्टिस करना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दया से हम दुनिया को बदल सकते हैं। गिविंग फ्रॉम द हार्ट। आजकल यह दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है। लोगों का व्यवहार खराब होता जा रहा है। लोग एक दूसरे को जज करते हैं और एक दूसरे की सोच और फीलिंग्स को नज़रअंदाज करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस निर्दयी दुनिया को बदलने का कोई रास्ता है? फॉर्च्यूनेटली, दूसरों की ओर दयालु बनने की शुरुआत करने का एक रास्ता है। इस रास्ते को नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। NVC कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो हमें उस समय में भी इंसान बने रहने के लायक बनाता है जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हों। यह लोगों को दूसरों के नज़रिए को सुनने और खुद को साफ-साफ और ईमानदारी से एक्सप्रेस करने में मदद करता है। दुनिया भर में कई लोग अपने करीबी रिश्तों को गहरा करने के लिए, काम पर इफेक्टिव रिश्ते बनाने के लिए या पॉलिटिकल फील्ड में नेगोशिएट करने के लिए NVC को यूज़ कर चुके हैं। NVC के सफल होने के लिए इसके 4 कंपोनेंट्स ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स और रिक्वेस्ट्स की ज़रूरत है। पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए घर पर, स्कूल में या और किसी जगह डांट सकते हैं। बच्चे भी उनकी गलती बताए जाने पर पलटकर कुछ बोल सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स और बच्चे बहस करते हुए कहे गए शब्दों का इम्पैक्ट नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि एक माँ ने 2 गंदे मोज़े कॉफ़ी टेबल के नीचे और 3 गंदे मोज़े टीवी के बगल में देखे। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे फेलिक्स से NVC के 4 कंपोनेंट्स ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड्स और रिक्वेस्ट को यूज़ करके बात की। माँ ने फेलिक्स को मोजे कहा है ये बताकर अपने ऑब्जर्वेशन को पॉइंट आउट किया। उन्होंने बताया कि वह गुस्से में है और समझाया कि उन्हें रूम में, जिसे सब शेयर करते हैं, साफ सुथरा चाहिए। आखिर में माँ ने अपनी बात फेलिक्स को यह रिक्वेस्ट करके खत्म की कि उसे अपने मोजे अपने रूम में या वॉशिंग मशीन में रखने चाहिए। अपने बेटे पर चिल्लाने के बजाय माँ ने हमें दिखाया कि NVC किसी के विचारों को एक्सप्रेस करने और आपसी समझौते को अचीव करने में कितना इफेक्टिव हो सकता है। कम्युनिकेशन दैट ब्लॉक्स कंपैशन। लोग नेचुरली लेन देन करने के लिए बने हैं। शुरू से ही दया हमारे अंदर रही है। हालांकि कम्युनिकेशन के कुछ तरीकों ने लोगों को उनके अंदर नेचुरल दया और सहानुभूति से दूर कर दिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई काम सही है या गलत? लोग जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो उसके आधार पर दूसरों को जज करते हैं। जैसे कि आप समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और आप अपने ऑफिस के साथी को ज़्यादातर समय ऑफिस में देर से आते देखते हैं। आप अपने साथी की समय की ओर लापरवाही को नापसंद करना शुरू करते हैं और उसे आलसी और सुस्त इंसान के रूप में देखने लगते हैं। तुलना करना भी एक तरह से जजमेंट होता है। आप अपनी खामियों के बारे में जानकर दुखी महसूस करते हैं। जैसे हम कैसे अक्सर खुद को सेलिब्रिटीज या उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनके पास ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर जलन और बुरी भावनाएं आती हैं जो हमें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उकसा सकती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को डिमांड की तरह कम्युनिकेट करते हैं तब हम कम दयालु बन जाते हैं। यह उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास दूसरों के ऊपर कुछ हद तक अथॉरिटी होती है। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि हम कभी भी दूसरों से कुछ नहीं करा सकते हैं।
आपके जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर होगा जब आपने कुछ ऐसा किया जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको करना पड़ा। एक टीचर ने इसी एक्सपीरियंस को शेयर किया जब उन्हें अपनी जॉब के हिस्से के रूप में ग्रेड्स देने की शिकायत की। उनकी राय में ग्रेड देना सिर्फ समय और एफर्ट को वेस्ट करना है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स में चिंता पैदा करते हैं। उनकी राय के बावजूद टीचर ने कहा कि उन्हें ग्रेड देना ही पड़ा क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है। डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को दोष देने के बदले टीचर ने यह महसूस किया कि उन्होंने ग्रेड देना चुना क्योंकि उन्हें अपनी जॉब पसंद है। यह कहने के बजाय कि उन्होंने सिर्फ इसलिए ग्रेड्स दिए क्योंकि उन्हें ग्रेड्स देने थे, वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार फील करने लगीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरना एक तरह से कम्युनिकेशन को दूर करने जैसा है। यह लोगों को उनके द्वारा की गई चीज़ों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को खोकर हर चीज़ के लिए बहाने ढूंढने का कारण बनता है। आपको एक पर्सनल कारण ढूंढना चाहिए कि आपने जो किया वो क्यों किया और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑब्जर्विंग विदाउट एजुकेटिंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों के एक्शन पर कमेंट किया हो? जिंदगी में कभी ना कभी आपने किसी को अजीब, बेवकूफ़ या गुस्सा दिलाने वाला कहकर डिस्क्राइब किया होगा। बहुत से लोग अपने ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी जजमेंट को मिलाने की गलती करते हैं। जैसे हम किसी को ऐसे शब्दों का लेबल दे देते हैं, ये बताता है कि कैसे हमने दूसरों के लिए अपनी दया को खो दिया है। एनवीसी को ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए और अपने दया को वापस पाने के लिए हम दूसरों से जो सुनते और देखते हैं, उसे बिना जज किए साफ साफ समझना पड़ेगा। उस ऑब्जर्वेशन को याद करना एनवीसी का पहला कॉम्पोनेंट है। अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ जजमेंट को मिला देते हैं, तो ये हो सकता है कि वह इंसान आपके असली मैसेज को याद ना रखकर सिर्फ आपके क्रिटिसिज्म को याद रखे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे पास जज करने का हक नहीं है। एनवीसी भेदभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इवैल्यूएशन सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब यह किसी खास समय या कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में गलतफहमी का केस हो गया। जब टीचर्स से पूछा गया कि वह प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनमें से कुछ ने कहा, प्रिंसिपल की ज़बान बहुत लंबी है। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो हर समय सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बातें ऑब्जर्वेशन है या इवैल्यूएशन? टीचर्स ने ये बताया कि प्रिंसिपल हमेशा अपने बचपन की या अपने जंग के समय के एक्सपीरियंस की स्टोरी शेयर करते रहते हैं, जिससे उनकी स्टाफ मीटिंग 20 मिनट ज़्यादा लंबी हो जाती है। टीचर्स ने प्रिंसिपल के सामने कभी भी इस व्यवहार के बारे में नहीं बताया। उन्होंने फैसला किया कि अगली मीटिंग में वो ज़रूर इस बात को बोलेंगे। जब समय आया, प्रिंसिपल फिर से अपनी एक और स्टोरी शेयर करने में लगे। टीचर्स ने फिर से कुछ नहीं कहा। इसके बदले उन्होंने ऐसा बिहेव किया जिससे बिना कुछ कहे ही यह दिख गया कि वो प्रिंसिपल की बुराई करते हैं, जैसे आंखें घुमाना और अपनी घड़ी चेक करना। जब टीचर्स को कुछ कहने के लिए कहा गया, तो उनमें से एक ने प्रिंसिपल से कहा कि वो बातूनी हैं और अपनी पर्सनल बातें सबको बताते हैं। इससे आप सीखेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी जजमेंट को अलग करना कितना मुश्किल है। किसी को जज करने में आपको उन बातों को बताना चाहिए जहां उस इंसान ने ऐसा व्यवहार दिखाया था। इस तरह वह इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। ये उस इंसान को न बताने और उसकी पीठ के पीछे उससे नफरत करने से बेहतर होता है। आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। एनवीसी को प्रैक्टिस करने का दूसरा कंपोनेंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। हालांकि सभी लोग अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते समय वल्नरेबल हो सकते हैं। क्या आप एक कारण बता सकते हैं कि क्यों आप अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी और से खुलकर बात नहीं कर पाते? यह सोसाइटी में हमारे एक्सपेक्टेड रोल्स के कारण या वह माहौल जहां कम्युनिकेशन हो रहा है या यह चिंता कि हम दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं के कारण हो सकता है। और हम अक्सर अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में फील शब्द को थिंक शब्द के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए आपको डाउट से बचना चाहिए। एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को एनवीसी यूज करके एक वोटिंग के मुद्दे को सुलझाना सिखाया गया।
डॉक्टर्स ने हाल ही में 17 से 1 के वोट कर एडमिनिस्ट्रेटर्स के बताए हुए प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सोचा कि इस मामले पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि सारे डॉक्टर उन्हें बुरी तरह से हरा सकते हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि काम की जगह में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सही नहीं है। हालांकि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अगली मीटिंग में एनवीसी यूज किया तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए और यह बताते हुए कि उनके प्रपोजल के बारे में दोबारा सोचा क्यों जाना चाहिए, वो डॉक्टरों से अपील कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने सख्त लॉजिकल और अनइमोशन व्यवहार को छोड़ दिया। जब मीटिंग खत्म हुई तब डॉक्टरों के अपनी राय बदलकर दिए गए प्रपोजल को सपोर्ट किया। अगर हम एनवीसी को ठीक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारी वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करने से झगड़ों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। जब हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो हमें ये पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर कोई हमारे सामने इसे एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें तुरंत जज करने के बजाय दूसरों को समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फीलिंग। आप आपके के लिए बोले गए नेगेटिव मैसेज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? यह कहा जाता है कि लोग 4 तरीके से नेगेटिव मैसेज रिसीव करते हैं। पहला, आप खुद को दोष दे सकते हैं। आप किसी और इंसान के जजमेंट को सही मानकर अपने सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्पीकर को दोष देना। जब आप दूसरों से अपने लिए बुराइयां सुनते हैं तो आपको गुस्सा आता है और आप खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी खुद की फीलिंग्स और ज़रूरतों के बारे में सोचना। यहाँ आप अपना अटेंशन अपनी करंट फीलिंग्स और ज़रूरत पर फोकस करते हैं और स्पीकर को एक्सप्रेस करते हैं। आखिर में आप स्पीकर से उसकी करंट फीलिंग्स और ज़रूरतों के बारे में पूछ सकते हैं ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। आपको क्या लगता है कि नेगेटिव मैसेज को एक्सेप्ट करने में कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है? एनवीसी को इफेक्टिव ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को अपनी ज़रूरतों से कनेक्ट करके शुरू करना चाहिए। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी ज़रूरतें के पूरे होने का ज़्यादा चांस होता है। किसी की फीलिंग्स और ज़रूरतों को पहचानने के लिए 3 स्टेज का प्रोसेस दिखाया गया है। पहले स्टेज को इमोशन स्लेवरी कहा जाता है, जिसमें आप दूसरों के इमोशंस की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं और जो भी करते हैं हमेशा उनके बारे में सोच कर करते हैं। क्या आप कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं? आपने देखा होगा कि पहले कुछ महीनों में रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब चीज़ें सीरियस हो जाती हैं तो कपल एक दूसरे की फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। अगर उनमें से एक बहुत भार महसूस करने लगता है और अपने साथी की फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो वो अंत में अलग हो जाते हैं। दूसरे स्टेज को ऑब्नॉक्शियस कहा जाता है, यानी कि बहुत बुरा, जिसमें आप गुस्सा महसूस करते हैं और अब दूसरों की फीलिंग्स के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि एक यंग लड़की डंगरी पहनकर स्कूल गई और स्कूल के अथॉरिटीज़ ने उसे बुलाया। लड़की ने अपने गुस्से और आज़ादी को एक्सप्रेस करते हुए जवाब दिया, भाड़ में जाओ। हालांकि यह स्टेज सेल्फिश होने के बारे में नहीं है। यहाँ आप इस बात को जानेंगे कि इमोशन आज़ादी आपकी ज़रूरतों को इस तरह से स्वीकार कर रही है जो दूसरों की ज़रूरतों का सम्मान करती है। इसलिए उस लड़की को अभी ये सीखने की ज़रूरत है कि जब वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है तो दूसरों का सम्मान कैसे करे। आखिरी स्टेज इमोशन लिबरेशन है, जिसमें हम दया के साथ दूसरों को जवाब देते हैं और कभी भी डरकर या शर्म महसूस कर ऐसा नहीं करते। यहाँ आप खुद की फीलिंग्स और एक्शंस की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं। रिक्वेस्टिंग दैट विच वुड एनरिच लाइफ। आपका किसी और से रिक्वेस्ट करना एनवीसी का चौथा ज़रूरी कंपोनेंट है। रिक्वेस्ट करते हुए हमें इसे स्पेसिफिक बनाना चाहिए और पॉजिटिव एक्शन लैंग्वेज यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अभी अपनी 3 इच्छाएं एक जिन को बतानी हो तो आप इसे कैसे कहेंगे? याद रखें कि हम जो चाहते हैं उसके लिए हम जितना क्लियर होंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो हमें मिल जाएगा। अक्सर हमारे रिक्वेस्ट दूसरों को डिमांड की तरह लग सकते हैं।
आपके लिए ये मददगार साबित होगा कि आप अपने लिसनर को आपका मैसेज रिपीट करने के लिए कहें ताकि आप यह जान पाए कि आपने जो कहा क्या उसने उसका सही मतलब समझा या नहीं। एक सिंपल क्या जो मैंने कहा आप वो रिपीट सकते हैं, या क्या यह क्लियर है, आपको आपके रिक्वेस्ट को ठीक से कम्युनिकेट करने में मदद कर सकता है। ऐसे समय भी होते हैं जब हमारे रिक्वेस्ट पूरे नहीं होते हैं या हमें दिए नहीं जाते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी को जो आप चाहते हैं वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। दूसरों के प्रति बुरी फीलिंग्स रखने के बजाय उनसे उनके कारण पूछें और उनसे सहानुभूति रखें। आखिरकार एनवीसी एक दूसरे के लिए दयालु होने के बारे में है। 2 केस पर विचार करें। दोनों में जैक और जेन नाम के 2 दोस्त हैं। पहले केस में जैक अकेला फील कर रहा है और वह जेन को उसके साथ रात बिताने के लिए इनवाइट करता है। जेन झिझकती है क्योंकि वो थकी हुई है। वो जैक को सुझाव देती है कि रात को समय बिताने के लिए वो किसी और बुला ले। फिर जैक उस पर चिल्लाता है, तुम कितनी सेल्फिश हो। दूसरे केस में अभी भी जैक अकेला फील कर रहा है और वह जेन को उसके साथ रात बिताने के लिए इनवाइट करता है। उसी वजह से जेन झिझकती है और सुझाव देती है कि जैक किसी और को बुला ले। यह सुनकर जैक बिना कुछ कहे जाने लगता है। जेन को बुरा फील होता है और वो पूछती है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। जैक ना कह देता है, लेकिन जेन उसे बताने के लिए जोर देती है। जैक ने जवाब दिया, तुम जानती हो कि मैं कितना अकेला फील कर रहा हूं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ समय बिताओ। अब खुद से पूछिए, इन दोनों केस में क्या गलत है। पहला केस हमें दिखाता है कि कैसे जैक ने पहले ही जेन के कैरेक्टर को लेकर जजमेंट बना लिया था। जेन की आराम करने की जरूरत को समझने के बजाय जैक ने दोष ब्लेम किया, भले ही वो उसके रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं थी। दूसरा केस हमें बताता है कि जैक जेन को गिल्टी फील कराकर अगर मगर वाली सिचुएशन दे रहा था। हम जितना ज्यादा इनकार को रिजेक्शन के रूप में देखें उतना ही ज्यादा हमारे रिक्वेस्ट को डिमांड के रूप में देखा जाएगा। हमें दूसरों से हमारे रिक्वेस्ट को मनाकर देने का कारण पूछना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे शायद अगली बार साथ बिताने के लिए बेहतर समय हो सकता है। रिसीविंग एम्पैथिकली, सहानुभूति या हमदर्दी का आपके लिए क्या मतलब है? आप लोगों के साथ कैसे सहानुभूति रखते हैं? सहानुभूति तब होती है जब आप अपना दिमाग खाली करके पूरे दिल से दूसरे इंसान को सुनते हैं। ये जो दूसरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपसे शेयर कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करना होता है। यह दूसरे सभी मामलों को अलग करके उस इंसान के लिए फिजिकली और मेंटल रूप से मौजूद होने की ओर इशारा करता है। एनवीसी में हमें दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, ज़रूरतों और रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए। आपने उनके मैसेज से जो समझा है उसे शॉर्ट में बताइए। इससे पहले कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, आपको उन्हें खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने देना चाहिए। एनवीसी 2 तरफा काम करता है। दूसरों को हमदर्दी देने के लिए हमें भी हमदर्दी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हालांकि जब आपको लगता है कि आप दूसरों से हमदर्दी करने की कंडीशन में नहीं हैं, तो आपको रुक कर सांस लेना चाहिए और खुद को सहानुभूति देनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। अस्पताल में एक औरत जो वॉलंटियर थी ने एक बुजुर्ग पेशेंट पर एनवीसी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। उसके पहले उस बूढ़ी औरत की देखभाल के लिए जिन नर्सों को जिम्मेदारी दी गई थी उन सबको उन्हें खाना और उनकी दवा खिलाने में बहुत परेशानी होती थी। बूढ़ी औरत दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती और मैं मरना चाहती हूँ बड़बड़ाती रहती। वो औरत बूढ़ी औरत के पास गई। उसके वहां होने के बावजूद वो बुजुर्ग औरत मैं मरना चाहती हूँ बोलती रही। फिर उस औरत ने बड़ी प्यार से कहा, तो आप मरना चाहती हैं। इस बात से हैरान होकर कि किसी ने आखिरकार उनकी बात सुनी और उनकी बातों पर ध्यान दिया, बूढ़ी औरत रुकी और उस औरत पर ध्यान देने लगी। बूढ़ी औरत बताने लगी कि कैसे कोई उनकी फीलिंग्स को नहीं समझता। उस औरत ने भी बूढ़ी औरत को बड़े प्यार से जवाब दिया, जिससे उन्हें बातचीत में अपनापन लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बूढ़ी औरत ने खाना और दवा खाना शुरू कर दिया। बूढ़ी मरीज पर एनवीसी का इम्पैक्ट देखकर सभी नर्स आश्चर्यचकित हो गईं।
अगर नर्सों ने एनवीसी ठीक से प्रैक्टिस किया होता तो वे बूढ़ी औरत की सिचुएशन को बेहतर समझ पाती। एनवीसी सहानुभूति के बारे में है। यह एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने और एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है। द पावर ऑफ एम्पैथी। अब जब आपको सहानुभूति के बारे में बता दिया गया है तो अब आपको खुद भी यह सोचना शुरू करना चाहिए कि आप सहानुभूति को फायदेमंद तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। सहानुभूति का इम्पैक्ट क्या है? सहानुभूति हमें दुनिया को कई अलग अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। हालांकि ऐसे समय भी आएंगे जब आपके लिए दूसरों से हमदर्दी जताना मुश्किल होगा, खासकर जब ऐसा लगे कि उनके पास ज्यादा पावर, स्टेटस या रिसोर्स है। गौर कीजिए कि किस तरह आपके लिए अपने फ्रेंड से हमदर्दी जताना आसान है, लेकिन अपने बॉस या प्रोसेसर से बात करते हुए यह थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि वल्नरेबल होने पर हम बंधा हुआ फील करने के बजाय ज्यादा सेफ फील कर सकते हैं। वल्नरेबल होने से हिंसा की संभावना कमजोर हो जाती है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं। सहानुभूति आपके रोज की बातचीत में जान डाल सकती है। पहले आप सोचते होंगे कि किसी की बात को बीच में काटना बदतमीजी है, लेकिन अगर आप एक स्पीकर को सहानुभूति के साथ टोकते हैं तो बातचीत अपनी सही दिशा में जाएगी। कभी-कभी सहानुभूति बिना कुछ कहे भी सुनी जा सकती है। ऑब्जर्वर करें कि जब किसी इंसान की बोलते हुए आंखें भर आती हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको किसी के साथ हमदर्दी जताने के लिए बहुत सारे शब्दों या सवालों की जरूरत नहीं है। सहानुभूति एक इंसान के लिए पूरी तरह से मौजूद रहने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। साइकेट्रिक केयर में रह रही एक 20 साल की औरत 3 महीने से बिल्कुल चुप हो गई थी। जब वो डॉक्टर रोसेनबर्ग के ऑफिस में आई तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, तब भी जब डॉक्टर उससे बात कर रहे थे। अगले कुछ दिनों की काउंसलिंग वैसी ही रही। तब डॉक्टर रोसेनबर्ग ने सोचा कि फिजिकल कांटेक्ट उन्हें औरत से कनेक्ट करने में मदद कर सकता है, इसलिए उन्होंने उनसे हाथ पकड़कर बात की। कुछ ही समय में डॉक्टर रोसेनबर्ग ने देखा कि कैसे वो औरत भले ही कुछ बोल ना रही हो लेकिन वो धीरे से रिलैक्स होने लगी थी। उनके मसल्स में टेंशन कम होने लगा था और उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई थी। अगले दिन जब औरत ऑफिस में आई तो उन्होंने डॉक्टर रोसेनबर्ग की ओर एक बंद मुट्ठी बढ़ा दी। तब डॉक्टर ने औरत की कनेक्ट करने की इंटेंशन को समझ लिया और उसने उसकी मुट्ठी को अपने हाथ में ले लिया। औरत ने एक मुड़ा हुआ नोट पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, मुझे मेरे थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद कीजिए। जैसे जैसे समय बीतता गया वो औरत फिर से बात करने लगी, खासकर क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर रोसेनबर्ग उसकी परवाह करते हैं और उनसे हमदर्दी रखते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में और हर किसी के लिए एक सेफ माहौल बनाने में मदद करने के लिए सहानुभूति कितनी इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल तकलीफ से जूझ रहे लोग ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जब कोई ऐसा उनके साथ हो जो उन्हें सहानुभूति दे सके। कॉन्क्लूजन। इस बुक में आपने नॉनवायलेंट कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपने सीखा कि सहानुभूति और हमदर्दी कैसे दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बना सकती है, फिर चाहे वो हमारे अपने हों या अजनबी। हमें दूसरों का जज करना, उन्हें लेबल देना और नाम देना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे नफरत और दूसरे नेगेटिव रिजल्ट पैदा होते हैं। इसके बजाय हमें अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को एक्सप्रेस करना शुरू करना चाहिए। हमें दूसरों से ईमानदारी और सहानुभूति से रिक्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। इसके ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दयालु स्वभाव से वापस जुड़ सकते हैं। आपको पहले खुद में बदलाव को लाना चाहिए ताकि आप दूसरों को दिखा सकें कि दयालु और हमदर्द होना क्या होता है। खुद को माफ़ कीजिए। अभी प्रेजेंट में फोकस करने का, अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को समझने और पूरा करने की कोशिश करने का और खुद की कदर और तारीफ करने का समय है। सख्त जजमेंट को किसी रिश्ते को तोड़ने ना दें। काइंडनेस फैलाना शुरू करें और लोगों की ओर हमदर्दी बनाए रखें, चाहे वे कोई भी हो। दूसरों को एक्सेप्ट करें और उनके योगदान को खुशी के सेलिब्रेट करें।